दोस्तों, एक टॉपिक की डिमांड आई है जो कि केमिस्ट्री से है और वो टॉपिक है आपका पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का। दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है और केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है, दोनों के अंदर मैं बता दूं, अगर केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, तो 3 से जो 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं मेरे दोस्त, वो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग आवर्त सारणी बड़े अच्छे से तैयार कर लो, वो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो सभी बनते हैं आवर्त सारणी से। आज की पहली वीडियो के अंदर आवर्त सारणी में मैं आप लोगों को इन डिटेल बता दूंगा कि आवर्त सारणी की शुरुआत कहाँ से हुई है और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बने। आप लोग उठा के देख लेना, ग्रुप डी या आरपीएफ वगैरह के एग्जाम जो अभी लास्ट टाइम हुआ है उन एग्जाम को आप लोग उठा के देख लेना, तो जो आपकी हिस्ट्री जो आज की मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे भी क्वेश्चन बने हुए। ठीक है, तो देखिए, कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आके आवर्त सारणी तत्वों के बारे में आके बताया था। उन अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग तर्क था, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ तर्क बताया। जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में काम करना शुरू किया था, उनका नाम था लेवोइजर। उनका नाम था लेवोइजर, या इसी को आप लोग बोल सकते हो लेवोइजर का वर्गीकरण। लेवोइजर का वर्गीकरण, लेवोइजर का वर्गीकरण, इसको आप बोल सकते हो लेवोइजर का वर्गीकरण। दोस्तों, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी के ऊपर काम करना शुरू किया था। इन्होंने आवर्त सारणी के जो तत्व होंगे, इन्होंने कहा था सभी तत्वों को, इन्होंने क्या था, सभी तत्वों को दो वर्गों, सभी तत्वों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। सभी तत्वों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। अब दो वर्ग में कौन कौन से विभाजित किए थे, तो इन्होंने दो वर्ग बनाए थे। इन्होंने कहा था दो वर्ग बनेंगे, एक पहला वर्ग होगा, एक दूसरा वर्ग होगा। इन्होंने पहला वर्ग कहा था एक धातु का होगा और दूसरा कहा था एक अधातु होगा। एक धातु कहा था, दूसरा अधातु होगा। तो मेरे दोस्त, लेवोइजर का वर्गीकरण में केवल इन्होंने इतना ही बताया था। इन्होंने जो भी तत्व थे उनको दो वर्ग में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक का नाम था धातु और दूसरे बताते थे उन्होंने अधातु। बाकी इन्होंने इसमें कुछ काम नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था डोबेनर। डोबनर, और इसको बोलते हैं डोबनर का त्रिक नियम। डोबनर का त्रिक नियम, इनको बोलते हैं डोबनर का त्रिक नियम, है ना, इनको बोलते हैं डोबनर का त्रिक नियम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ तत्वों को, जो डोबनर साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ तत्वों को तीन समूह में रखा। कुछ तत्वों को तीन समूह में रखा। इन्होंने कुछ तत्वों को तीन समूह में रखा। क्लियर है, इन्होंने कुछ तत्वों को तीन समूह में रखा, जिन्हें त्रिक कहते हैं। जिन्हें त्रिक कहते हैं, जिन्हें त्रिक कहते हैं, जिन्हें त्रिक कहते हैं, जिन्हें त्रिक कहते हैं। ठीक है, अब वो तत्व को मान लेते हैं हम। तीन तत्व कौन कौन से, एक ए, बी और सी। ये तीन तत्व हो गए ए बी सी। इन्होंने एक बात बताई, जो आपका एटॉमिक मास होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने तीन तत्वों के बारे में एक बात बताई कि इनका जो एटॉमिक मास होगा, मैं इनका एटॉमिक मास मान के चलता हूं। इसका एटॉमिक मास एम ए मान लिया, इसका एम बी मान लिया और इसका एम सी मान लिया। ठीक है, इसका एटॉमिक मास मैंने, ये तत्व है, ये एलिमेंट है, ये हो गए आपके एलिमेंट्स ए बी सी। इसका एटॉमिक मास मैंने एम ए माना, इसका एम बी मान लिया, इसका एम सी मान लिया। तो डोबनर साहब ने एक बात बताई, इन्होंने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो बीच वाला तत्व है,
ये बीच वाला जो तत्व बनकर आएगा ना, ये बीच वाला जो तत्व बनकर आएगा यानी कि एमबी जो बनकर आएगा, बीच वाला जो तत्व बनकर आएगा वो हमेशा पहले तत्व प्लस अंतिम तत्व, पहले तत्व प्लस अंतिम तत्व का जो औसत होगा, का जो औसत होगा वही बीच वाली वैल्यू बनकर आएगी। ठीक है, इन्होंने कहा इन्होंने 3 तत्व लिए, उनका जो द्रव्यमान रखा, कहा बीच वाला जो एलिमेंट है, बीच वाला जो तत्व है उसका जो एटॉमिक मास बनकर आएगा पहले और तीसरे का जो भी औसत बनकर आएगा वो बीच वाले का एटॉमिक मास बनकर आएगा। क्लियर है? यहां तक आप लोग यहां से एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि तीनों तत्वों का गुण समान तथा, तीनों तत्वों का गुण समान तथा बीच वाला तत्व की, तथा बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या, बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या बाकी दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तीनों तत्वों का गुण समान तथा बीच वाला तत्व की द्रव्यमान संख्या, बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या बाकी दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होती है। ठीक है, तो देखो बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगा बाकी दोनों के औसत के बराबर होगा। क्लियर है? अब यहां से मान लो एक आधा एग्जाम्पल पेपर पूछ ले, मान लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल पेपर पूछ लिया। मैंने एक लिया लिथियम, एक लिया सोडियम और एक लिया मैंने पोटेशियम, ठीक है, एक मैंने लिया लिथियम, एक लिया सोडियम, एक लिया मैंने पोटेशियम। लिथियम को Li, सोडियम को Na और पोटेशियम को K से डिनोट कर सकते हैं। और मान लो मैंने लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो लिथियम का मैंने ले लिया कितना 7, पोटेशियम का मैंने ले लिया 39 और अपने से पूछ ले सोडियम का एटॉमिक मास, परमाणु नंबर बताओ, परमाणु द्रव्यमान का नंबर बताओ, सोडियम का क्या होगा। तो सोडियम का कैसे बनाएंगे, तो देखिए सोडियम का कैसे बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी आपको बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास चाहिए यानी कि मुझे Na चाहिएगा तो Na हमेशा बनकर आएगा बाकी जो बचे हैं उनका औसत, यानी कि लिथियम प्लस पोटेशियम का जो औसत होगा। अब लिथियम की वैल्यू कितनी है आपकी 7, पोटेशियम की कितनी है 39 और इनका औसत तो यानी कि हो गया 46 और 46 का आधा कितना होगा 23, यानी कि यहां से जो सोडियम की वैल्यू आई वो कितनी बन गई 23। तो याद रखना त्रिक नियम किसने दिया था, डोबनर ने दिया था। ठीक है, त्रिक नियम में क्या बताया था उन्होंने, त्रिक नियम में केवल एक ही चीज बताई थी कि बीच वाला जो एलिमेंट होगा, तत्व होगा, वो दोनों के औसत के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद थर्ड वैज्ञानिक आए न्यूलैंड और इन्होंने भी एक नियम दिया जिसको बोलते हैं अष्टक नियम, जिसको क्या बोलते हैं अष्टक नियम। इन्होंने भी एक नियम दिया जिसका बोलते हैं अष्टक नियम। तो अगर पूछ ले एग्जाम में अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या था अपने अष्टक नियम में न्यूलैंड ने, तो इन्होंने पहली बात तो बता दूं इनके जो टोटल एलिमेंट यहां तक थे, तो टोटल इन्होंने जो एलिमेंट अपनी आवर्त सारणी में लिए थे वो लिए थे केवल 20, यानी कि 20 एलिमेंट इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में लिए थे। ठीक है, अब जो इनकी लास्ट एप्लीकेबल था आवर्त सारणी वो थी कैल्शियम तक, वो केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल थी। अब ये 20 कैसे बने तो बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो कैल्शियम तक एप्लीकेबल थी, कैल्शियम से आगे की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए ये भी ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुए। लेकिन इन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया क्या था वो सुन लेते हैं। तो इन्होंने अपने अष्टक नियम में ये बताया था कि मान लो यदि पहला कोई एलिमेंट है, या ऐसा समझ सकते हैं कि पहली एलिमेंट की विशेषता 8वें एलिमेंट के बराबर होगी, पहली एलिमेंट की जो विशेषता होगी वो 8वें एलिमेंट के बराबर होगी, यानी कि हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व 8वें तत्व के बाद दोहराना शुरू कर देगा, यानी कि जो पहली एलिमेंट की विशेषता होगी वही 8वें की होगी। जैसे यहां पे बताया इन्होंने लिथियम,
ठीक है, तो लिथियम गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो विशेषता लिथियम की है वही आपकी सोडियम की है। ठीक है, तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या आ गया आपका पोटेशियम। तो जो लिथियम की है विशेषता वही किसकी है, सोडियम की। जो सोडियम की विशेषता वही किसकी है, पोटेशियम की। क्लियर है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं लिथियम और पोटेशियम दोनों की विशेषता भी कैसी होगी, फिर सेम होगी। तो इनका जो अष्टक नियम बोलता है उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बताया था हर एक एलिमेंट की जो विशेषता है वो आठवें एलिमेंट के बराबर है। अगर आप लोग एक लाइन लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं, लिखेंगे इनके अनुसार पहले व आठवें, इनके अनुसार पहले व आठवें, इनके अनुसार पहले व आठवें तत्व की विशेषता, पहले व आठवें, पहले व आठवें तत्व की विशेषता एक समान होती है। इनके अनुसार इन्होंने अपने अष्टक नियम बताया था, इन्होंने बताया था पहले और आठवें तत्व की जो विशेषता है वो एक समान होती है। क्लियर है मेरे दोस्त। इसके बाद अगले दूसरे वैज्ञानिक आए हैं और वो काफी इंपोर्टेंट है, काफी आप लोगों ने पढ़ा है, तो उनके बारे में देखते हैं। दूसरे देखिए, चौथे वैज्ञानिक काफी इंपोर्टेंट है, काफी आपने पढ़ा होगा, इनका नाम है मेंडलीव। इनका नाम है मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो इन्हीं मेंडलीव को मैं एक क्वेश्चन तो यहां से आप लोगों को क्लियर कर ही देता हूं। इन्हीं मेंडलीव को जानते हैं आवर्त सारणी का पिता, आवर्त सारणी का पिता, इन्हीं को बोलते हैं आवर्त सारणी का पिता या आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आंसर होगा मेंडलीव, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आंसर होगा क्या, मेंडलीव। तो देखिए अब इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया क्या था। इन्होंने कहा था कि तत्वों की रासायनिक एवं तत्वों की रासायनिक एवं भौतिक विशेषताएं, तत्वों की रासायनिक एवं भौतिक विशेषताएं एक निरंतर अंतराल के बाद, एक निरंतर अंतराल के बाद, अंतराल के बाद बार बार दोहराना, बार बार दोहराना शुरू करती हैं, दोहराना शुरू करती हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इन्होंने कहा था कि तत्वों की जो रासायनिक और भौतिक विशेषता है वो हर एक पीरियड के बाद, वो हर एक पीरियड के बाद बार बार दोहराना शुरू करती है। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर। इन्होंने बताया था कि इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई है फिर वो किसके आधार पर बताई है, एटॉमिक मास के आधार पर बनाई है। ठीक है, तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। और इसको आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर। यानी कि इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बताई थी कि आधार पर क्या, बल्कि ऐसा बोलता एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर, के बढ़ते क्रम के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी, एटॉमिक मास के आधार पर बनाई थी। और कैसे बनाई थी, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर बनाई थी। ठीक है, अगर आप बात करो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट कितने दिए थे, टोटल एलिमेंट्स, तो इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट्स दिए थे वो दिए थे 63। टोटल एलिमेंट कितने दिए थे, 63 दिए थे। अगर हम बात करूं कि इन्होंने ग्रुप कितने बनाए थे,
अपनी आवर्त सारणी में ग्रुप ग्रुप को आप लोग ऐसा बोल सकते हो, कॉलम वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्रुप को आप लोग बोल सकते हैं कॉलम। तो इन्होंने जो ग्रुप अपनी आवर्त सारणी के अंदर बताए थे वो बताए थे टोटल 8 ग्रुप होंगे। टोटल कितने ग्रुप बनाए थे? टोटल 8 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। अब बात करूं रो कितनी बनाई थी, रो यानी कि पीरियड कितने बनाए थे इन्होंने। तो इन्होंने जो टोटल रो बनाई थी वो बताई थी अपनी आवर्त सारणी के अंदर 7 होंगी, ठीक है। देखो ये जो ग्रुप है ये इस तरह से चलते हैं और जो रो है आपकी वो इस तरह से चलती है, ठीक है। तो याद रखना मेंडलीव काफी इंपोर्टेंट है, आवर्त सारणी का पिता या जनक बोलते हैं। तत्वों की जो विशेषता, रासायनिक और भौतिक विशेषता है वो निरंतर एक रेगुलेटिंग पीरियड के बाद बार बार दोहराना शुरू करते हैं। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर बताई थी। टोटल एलिमेंट कितने थे? 63 थे। ग्रुप कितने बनाए थे यानी कि कॉलम कितनी बनाई थी? तो 8 है। रो कितने बनाए थे यानी कि पीरियड कितने बनाए थे? तो 7 है। अगले वैज्ञानिक जिनकी आज के टाइम पे आवर्त सारणी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कि चार्ट बना हुआ भी आ रहा है, तो इनकी आवर्त सारणी नहीं चल पाई। जो अब नई आवर्त सारणी आई है उसी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को देखते हैं अब आप लोग। 5वें वैज्ञानिक यहां पर आए थे मोजले साहब। मोजले का आवर्त नियम, मोजले का आवर्त नियम, मोजले का आवर्त नियम। तो अगर मैं बता दूं वर्तमान में जो आपकी आवर्त सारणी चल रही है जिसको आप लोग देख रहे हैं, वो जो आवर्त सारणी है वो इन्हीं मोजले साहब की है। वो जो इतना बड़ा सा टेबल का जो चार्ट आ रहा है बना वो इन्हीं साहब की है ना। तो याद रखना अगर पूछ ले आधुनिक आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या पिता, तो आंसर होगा आपका कौन? तो आंसर होगा आपके मोजले साहब, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आंसर होगा क्या? मोजले आंसर होगा, ठीक है। अब इन्होंने, और एक मैंने अभी लिखवाया था मेंडलीव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, केवल एक ही चीज का डिफरेंस है। देखो जो मेंडलीव साहब थे उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बताई थी वो बताई थी एटॉमिक मास के आधार पे। वो बताई थी किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे। जबकि मोजले साहब ने कहा कि एटॉमिक मास पे ना होकर इन्होंने बताई थी एटॉमिक नंबर के आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे। क्लियर है? इन्होंने बताया परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने बताया परमाणु क्रमांक। तो देखो इनकी जो डेफिनेशन आप लोग वही लिख सकते हैं जो मेंडलीव की लिखवाई थी। बस वहां पे जो भौतिक और रासायनिक विशेषता थी निरंतर अंतराल के बाद दोहराना शुरू करती हैं, वहां तक परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो वहां केवल परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आप लोग लिखेंगे केवल क्या? परमाणु क्रमांक के आधार पे। आप लोग किसके आधार पे लिखेंगे? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो याद रखना मोजले साहब ने बताई थी तत्वों की भौतिक और रासायनिक जो विशेषताएं एक निरंतर अंतराल के बाद दोहराना शुरू करती हैं। किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे। क्लियर है? अब देखिए जी दूसरी चीज, तो एक बात तो इन्होंने बताई कि एटॉमिक, जो मेंडलीव साहब को अलग इन्होंने किया, एटॉमिक मास के स्थान पे इन्होंने चेंज कर दिया क्या? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास के स्थान पे क्या चेंज कर दिया? एटॉमिक नंबर को, ठीक है। दूसरी चीज मोजले साहब ने जो परमाणु के जो तत्वों के मूल लक्षण बताए थे वो बताए थे एटॉमिक मास के आधार पे, जबकि इन्होंने बताए हैं एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो तत्वों के मूल लक्षण क्या बताया इन्होंने? एटॉमिक नंबर बताया। इन्होंने क्या बताया? एटॉमिक नंबर है। तत्वों का जो मूल लक्षण है वो क्या है? एक्चुअल में एटॉमिक नंबर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, दूसरी चीज मेरे दोस्त, इनकी जो आवर्त सारणी है ऐसे लिख सकते हैं, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। और ये किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम के आधार पर, बढ़ते
क्रम के आधार पर, ठीक है। तो उनकी भी बढ़ते क्रम के आधार पर थी, लेकिन वहां क्या था, एटॉमिक मास था, यहाँ क्या एटॉमिक नंबर था। तो वहां अगर मैं टोटल एलिमेंट की बात करूं जो मेंडलीव साहब की थी, तो वहां अगर टोटल एलिमेंट्स की बात करूं, जो टोटल एलिमेंट्स थे वो 63 बताए थे, जबकि यहाँ जो टोटल एलिमेंट है वो आंसर या तो 126 लगाएंगे आप लोग या फिर 118 लगाएंगे, ठीक है, या तो 126 या 118। वो क्यों लगेंगे अगली वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। अगर मान लेते हैं दोनों ऑप्शंस में है, तो आप लोग जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, 126 को देंगे, इसलिए मैंने इसको स्टार कर दिया, ठीक है। जो पहली प्रायोरिटी देंगे 126 को देंगे। अगर सिंगल सिंगल मिलता है ऑप्शंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों मिलते हैं तो 126 आंसर देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल कॉलम की बात करूं, टोटल कॉलम की बात करूं कि टोटल कॉलम कितनी थी या टोटल ग्रुप कितने थे ना, इनको हमने क्या बोला था, ग्रुप भी बोला था। टोटल यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो वहां जो टोटल ग्रुप थे वो 8 थे, जबकि यहाँ टोटल ग्रुप की यदि बात करूं तो यहाँ टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल ग्रुप 18 है। यदि मैं यहाँ पर रो की बात करूं यानी कि पीरियड की बात करूं यदि यहाँ पे मैं, तो वहां जो मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी बताई थी वहां रो 7 थी, तो मोजले साहब ने भी कहा हम भी यहाँ पर रो कितने रखेंगे, 7 ही रखेंगे, यहाँ भी कितने रखेंगे, 7 ही रखेंगे। यहाँ एक चीज और मोजले साहब ने बताई थी, और मोजले साहब ने एक बहुत अच्छी सी बात ये बताई थी, कोई भी आवर्त वर्ग क्षारीय धातु से शुरू होता है तथा कोई भी आवर्त वर्ग क्षारीय धातु से शुरू होता है तथा अक्रिय गैस में अंत होता है। तो शुरू कहां से होगी, क्षारीय से शुरू होगी और अंत कहां होगा, अक्रिय गैस पर होगा। अंत कहां होगा, अक्रिय गैस पर होगा। क्षारीय से शुरू होगा, अक्रिय गैस पे खत्म होगा। तो दोस्तों ये था आवर्त सारणी का एक हिस्ट्री का पार्ट, जो कि कैसे कैसे आवर्त सारणी चली है। तो हम लोग जो अपने एग्जाम के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सी, मोजले का आवर्त सारणी, और अभी भी हाल फिलहाल में जो एग्जाम के अंदर पूछ रहा है वो भी मोजले ही पूछ रहा है। तो अगली वीडियो में हम लोग मोजले की आवर्त सारणी जो वो टेबल वगैरह है उस पर डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे।